चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे रेस्ट एपीआई यूज़ करते हुए रिएक्ट से डेटा पुश या पुल करवाते हैं। तो इससे पहले कि हम अपना सेशन स्टार्ट करें तो कुछ एक चीज़ें हैं जो रेस्ट आर्किटेक्चर के बारे में हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा आपने नॉर्मली सुना होगा, रेस्ट एपीआई का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो रेस्ट अपने आप में कोई चीज़ नहीं होती है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, या फिर कोई ऐसी पैकेज नहीं जो आप यूज़ करते हैं। रेस्ट बेसिकली एक आर्किटेक्चर है जो कुछ एक प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है। तो उसमें से जो दो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब ये होता है कि जैसा आप अभी काम कर रहे हैं, जो आपका क्लाइंट है वो रिएक्ट है ना। जो क्लाइंट है आपका वो रिएक्ट है, और जो सर्वर है वो सकता है आपका नोड वगैरह में लिखा हुआ हो या किसी और लैंग्वेज के ऊपर लिखा हुआ हो। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल बेसिकली यही होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दो अलग अलग सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, इसका बेनिफिट होता है कि कल अगर आप दूसरा क्लाइंट और ऐड करना चाहते हैं, एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो भी आधा क्लाइंट ही काम करेगा और रेस्ट एपीआई का, ये रेस्ट आर्किटेक्चर का बखूबी इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, तो पहला इसका प्रिंसिपल होता है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर काम करता है। दूसरा ये कि स्टेटलेस होता है। इसका मतलब ये कि जो हमारे पहले आर्किटेक्चर्स होते हैं, हम जो पहले सिस्टम्स बनाते थे, वो टाइड अप होते थे सर्वर के साथ में। यानी कि जब भी जैसे ही सपोज़ मेरा नाम एक्स है या नरेन है, तो जब भी मैं लॉगिन करता था, सेशन जो सर्वर है उसको पता होता था कि भैया फ़लाना आदमी ने लॉगिन कर लिया इस आईपी से, या जो भी कुछ कहानी होती थी, है ना। तो वो सेशन जो है लगातार मेंटेन रहता था सर्वर के ऊपर। तो सर्वर को एक एडिशनल अपने ऊपर ओवरलोड लेना पड़ता था वो सेशन मेंटेन करने का। डेटा वेटा एक्सेस करना, एपीआई चलाना, वो तो अलग कहानी थी। कितने सेशन मेंटेन है वो उसको अलग से मैनेज करना पड़ता था। तो स्टेटस का फ़ायदा ये हुआ, ये रेस्ट आर्किटेक्चर का फ़ायदा ये हुआ कि अब इस सर्वर की सिरदर्दी नहीं है कि कितने सेशन बन चुके हैं, कितने साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। उसको अचीव करने के लिए हमारे पास और भी तरीके होते हैं। हम टोकन वगैरह यूज़ कर लेते हैं ताकि हम ये पता कर पाए कि कौन सा यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है वगैरह वगैरह। पर नॉर्मली सर्वर के ऊपर एक अलग से ओवरलोड नहीं होता है, ओवरहेड नहीं होता। ये मेंटेन करने के लिए भी कितने सेशंस लगातार मेंटेन हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, तो आप इमेजिन करिए फेसबुक के सर्वर को ये साथ में मैनेज करना पड़े कि कितने लोगों ने अभी लॉगिन कर रखा है, और उनको वो सर्वर पे लगातार कंटिन्यूसली मैनेज करके रखे। भले ही वो यूज़र काम कर रहे हो ना कर रहे हो, लॉगिन करके उन्होंने आधे घंटे के लिए लैपटॉप छोड़ दिया है या फिर अपनी मोबाइल छोड़ दिया है, तो अभी क्या होता था, पहले वो सेशन लगातार मेंटेन रहेगा जब तक उसका टाइम आउट ना हो जाए। पर रेस्ट आर्किटेक्चर का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने रिक्वेस्ट करी, लॉगिन किया और छोड़ दिया, तो जब तक आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो फिर आपको मतलब उससे रिलेटेड डेटा ला के नहीं देगा, है ना। कोई कंटिन्यूसली सेशन मेंटेन नहीं होता है सर्वर पे, कोई अलग से ओवरहेड नहीं आता है कि भैया कि यूज़र ने लॉगिन किया था तो उसका हमें सेशन मेंटेन करके रखना है। तो स्टेटस का मतलब ये होता है। तो जब भी हम एक रेस्ट आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके साथ कुछ एक मेथड्स आते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम डेटा मंगाते हैं या भेजते हैं। तो नॉर्मली 4 हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो 4 ही हैं। और आप इसमें 4 में से भी 3 का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, डिलीट वाला इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हो गया आपका गेट वाला। जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हैं या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें या तो आप डेटा मंगा रहे होंगे या तो डेटा भेज रहे होंगे, या तो ऐड कर रहे होंगे या तो अपडेट कर रहे होंगे, या तो फिर डिलीट कर रहे होंगे। बेसिकली जो आपके CRUD ऑपरेशंस होते हैं, तो हर एक ऑपरेशंस के लिए या हर एक CRUD ऑपरेशन के लिए एक इन्होंने मेथड बनाया हुआ है, या एक मेथड इंप्लीमेंटेशन होती है एक मेथड की। एक होती है जैसे गेट हो गया डेटा मंगवाने के लिए, पोस्ट हो गया डेटा इंसर्ट करवाने के लिए, पुट हो गया अपडेट करवाने के लिए, और डिलीट हो गया डिलीट करवाने के लिए। पोस्ट का मतलब हमेशा इंसर्ट नहीं होता। पोस्ट का मतलब ये भी होता है कि अगर आपको कुछ चीज़, जैसे अगर मैं लॉगिन की बात करूँ, लॉगिन के टाइम पे आप डेटा इंसर्ट नहीं करवाते हैं, पर नॉर्मली इस टाइम पे हम पोस्ट वाली एपीआई कॉल यूज़ करते हैं, पोस्ट वाला मेथड यूज़ करते हैं। कुछ अपडेट कराना था तो हम पुट करते हैं। तो पोस्ट आप नॉर्मली 2-3 जगह पे आप इसको चला सकते हैं। 2-3 यूज़ केसेस थोड़े डिफरेंट से बनते हैं, पर वो पोस्ट ही आपका उस टाइम पे काम आता है। ठीक है, तो अगर हम रिएक्ट की बात करें तो, या फिर कोई और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की बात करें, तो उसमें एक्सियोस नाम की एक लाइब्रेरी जो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आप सबसे पहले ब्राउज़र में जाइए, अपने टर्मिनल के अंदर जाइए एडिटर के, और npm एक्सियोस विथ -s फ्लैग सेव करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो जब आप सेव कर लेंगे तो आपका कोड चल पड़ेगा। अभी मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करते अपना बॉयलरप्लेट बना लिया, और उसमें कुछ एक पेजेस हैं जो मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। ये मैं कोड शेयर कर दूँगा गिट पे, तो अगर आपको इसको यूज़ करते हो, अगर अपना कोड आई करना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ एक चीज़ें पहले से डाल दी। जैसे मैंने यहाँ पे राउटिंग इंप्लीमेंट करके 3 पेजेस बनाए हैं। एक बनाया लॉगिन का, तो हम लॉगिन वाले पेज पे एक पोस्ट कॉल करके देखेंगे कि जब मैं अपनी क्रेडेंशियल्स डालता हूँ, ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो मैं अपना डेटा पोस्ट कराऊंगा एपीआई पे, तो एपीआई का कुछ रिस्पॉन्स आएगा।
तो उस रिस्पॉन्स को कैसे टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, वो चीज़ हम दिखेंगे लॉगिन वाले पेज पे। फिर एक डैशबोर्ड वाला पेज है, डैशबोर्ड वाले पेज पे हम डेटा गेट करवाएंगे। तो बेसिकली कंपनी में कुछ एक एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेटा हम फेच करवाएंगे डैशबोर्ड वाले पेज पे, ठीक है। और अगर उनमें से किसी एक यूज़र का हमें डिटेल अपडेट करनी है तो वो कैसे करेंगे, है ना। तो वो करेंगे हम अगेन डिटेल वाले पेज पे। तो लॉगिन पे पोस्ट हो जाएगा, डैशबोर्ड पे गेट हो जाएगा और डिटेल पे हम पुट करवा लेंगे। डिलीट के लिए मेरे पास कोई ऐसा मैंने बनाया नहीं मेथड लगता है, पर आप चाहें तो डिलीट भी बना सकते हैं। चलिए, तो लॉगिन से स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले npm करके पैकेज इंस्टॉल कर लीजिएगा, और राउटिंग इंप्लीमेंट करनी तो राउटिंग करके कर लीजिएगा, नहीं तो एक एक करके पेज आप बना के ये API की जो मेथड्स हैं, रेस्ट API के मेथड्स जो हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लॉगिन वाले कंपोनेंट पे आते हैं। मैंने npm स्टार्ट कर रखा है, मैं ब्राउज़र आके दिखा देता हूँ। ये मेरा पेज खुल रहा है और यहाँ ये मेरा ईमेल आईडी नहीं है, तो इससे प्लीज़ ईमेल मत करिएगा, ये मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे डाल रखा है। तो ये मेरा लॉगिन वाला पेज है। सबमिट पे मैंने भी कुछ करवाया नहीं है, तो सबमिट पे क्लिक करूँगा तो कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। अब मैं आता हूँ कोड के अंदर। कोड में मेरे पास छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। एक फॉर्म टैग लिया है, फॉर्म टैग में ऑन सबमिट वाला इवेंट मैंने ले रखा है। इसके ऑन सबमिट मैंने एक अलग से मेथड बनाया हुआ है ऑन सबमिट वाला, ठीक है। इसके अंदर मैं ईमेल और पासवर्ड को एक मॉडल नाम के ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूँ। अब इस मॉडल को मैं पास करूँगा API को, ठीक है। तो नॉर्मली जो मेरी अप्रोच होती है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नॉर्मली मैं एक्शंस के एक नाम का फोल्डर बना लेता हूँ सोर्स के अंदर, और इसी के अंदर अपनी सारी की सारी एक्शंस फाइल्स मेंटेन करता हूँ। और नॉर्मली ये ऑथ रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है उसको मैं ऑथ एक्शन नाम की बना देता हूँ, auth-action.js, सॉरी, ठीक है। तो हमने एक सेकेंड, तो हाँ, तो हमने यहाँ पे एक वो तो डाल लिया है, import Axios from Axios, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन, और ये ले रहा था एक पैरामीटर मॉडल का, जैसा आपने यहाँ पे देखा भी था, ठीक है। ये हो गया आपका मॉडल। हाँ, और एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, मैं भूल गया था, कॉन्स्ट URL। जब भी आप एक रेस्ट API के एंड पॉइंट को हिट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं पे होस्टेड होता है। या सबका ये भी सोल्यूशन जो चल रहा है रिएक्ट वाला ही चल रहा है, लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, ठीक है। और जैसे हमने देखा था इस नोट्स के अंदर भी, ये आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। तो क्लाइंट तो आपका हो गया जो लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, तो वैसे हमें एक सर्वर ही बनाना पड़ता है। तो वो हमने लोकल होस्ट 80 पे मैंने लोकली बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने अपनी टेस्टिंग के लिए बनाया हुआ है, आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आपको अपना अलग से बनाना पड़ेगा, है ना। तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली जब भी आप ऐसा कुछ वेरिएबल मेंटेन करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, है ना, इस सर्वर का जो URL है, तो इसको आप नॉर्मली env.development फाइल के अंदर डालते हैं। तो उसको डालने का तरीका क्या होता है या यूज़ करने का तरीका होता है process.env. जो उस वेरिएबल का नाम है, तो होता है जब भी आप रिएक्ट का बनाएंगे तो रिएक्ट का आपको react_ ऐप तो लिखना ही पड़ता है, उसके बाद आपको जो भी नाम लेना आप लिख सकते हैं। तो मैं नॉर्मली base_URL लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो राउट है, तो जो मैंने राउट बनाया हुआ है API का वो है v1/auth/login, एक मिनट, ठीक है, हाँ यही है, ठीक है। और एक Axios की जो प्रॉमिस होती है वो हमेशा, एक जो Axios का मेथड होता है जैसे पोस्ट वाला है, वो हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसका ये Axios का पोस्ट मेथड हो गया, जैसे हमने कहा था पुट, पोस्ट, डिलीट और गेट होता है। तो हम पोस्ट वाला यूज़ करेंगे। किस एंड पॉइंट पे हिट मारना है वो हम URL के अंदर मेंशन करते हैं, और क्या डेटा भेजना है वो हम मॉडल के अंदर मेंशन कर देते हैं। और ये हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो जब भी हम एक प्रॉमिस लिखते हैं तो प्रॉमिस हमेशा दो चीज़ें रिटर्न करता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो जो पहला पैरामीटर होता है वो हमेशा रिजॉल्व होता है, और जो सेकंड पैरामीटर होता है वो हमेशा रिजेक्ट होता है। तो हम इस वाले केस में सिर्फ रिजॉल्व वाले पे फोकस करेंगे। तो RES रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको लो और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आओ और यहाँ से कर दो रिटर्न RES.data, ठीक है। तो जो भी डेटा आएगा इस प्रॉमिस के अंदर, इस Axios.post मेथड के अंदर, उससे हम सीधा रिटर्न कर देंगे। याद रखिएगा दोनों रिटर्न होनी चाहिए, नहीं होंगे तो ये काम नहीं करता है। और जो हमने ये एनवायरनमेंट वेरिएबल लिया है ये हमें कहीं पे डालना भी पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर आइए रूट लेवल पे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिए, .env.development नाम की फ़ाइल बनाइए।
यहाँ पे से पेस्ट कर दीजिए। इसके अंदर क्या यूआरएल आएगा, HTTP से यहाँ पे सर्वर का यूआरएल आना चाहिए। तो जो मेरा सर्वर है वो लोकलहोस्ट 8080 पे चल रहा है, ठीक है। और जब आप इस एप्लीकेशन को प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करेंगे तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे तो आप यही डालेंगे लोकलहोस्ट 8080। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या करेंगे, .env.production वाली फाइल बना लेंगे, इसके अंदर आप पेस्ट कर देंगे। और जो भी आपका सर्वर का यूआरएल होगा, सपोज आपके सर्वर का यूआरएल है abc.xyz.com, ठीक है। ये नहीं आएगा आगे, नहीं ऐसे भी नहीं आता है। नॉर्मली जो होता है वो API होता है, api.servername.com, कुछ भी ऐसा करके होता है ना। तो जब भी आप इसको डिप्लॉय करेंगे प्रोडक्शन पे तो ऑटोमेटिकली है env.production से एंड पॉइंट उठा लेगा। पर जब आप लोकल पे npm स्टार्ट करेंगे तो हमेशा यहाँ से उठाएगा। और जब भी आप env फाइल के अंदर कुछ भी चेंज करें तो अपने टर्मिनल को रिस्टार्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर टर्मिनल रिस्टार्ट नहीं करेंगे तो ये जो चेंजेस होते हैं इसके अंदर उसको पिक नहीं करता ये कोड, ठीक है। कोड के अंदर आइए, npm स्टार्ट करिए, ठीक है। वापस आते हैं ऑथ सेक्शन के अंदर। तो हमारे यहाँ पे काम हो गया था, जितना करना था ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया रहा, वापस आपको बता देता हूँ। एक्सोस नाम का पैकेज हमने ले लिया, एक लॉगिन नाम का मेथड बनाया, उसमें हम एक मॉडल ऐसा पैरामीटर पास करें। इस मॉडल के अंदर ईमेल और पासवर्ड दो एट्रीब्यूट्स आएंगे। ये exhaust.post मेथड किसी न किसी एंड पॉइंट को हमेशा हिट करेगा, है ना, कि किस सर्वर के किस एड्रेस पे जाके मुझे ये लॉगिन वाली API हिट करनी है। तो वो हम यूआरएल के अंदर मेंशन करते हैं। तो जो हमारे यूआरएल का पाथ है वो ये हमने ऊपर बना लिया है। सेकंड पैरामीटर होता है ऑब्जेक्ट क्या पास करना है, या पेलोड या डेटा जो भी आप बोलना चाहें, तो वो डेटा हमारा सेकंड पैरामीटर जाता है। ये जो पोस्ट मेथड है ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो जब ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो जाहिर सी बात है डॉट देन करके हम उसके जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है प्रॉमिस का वो हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स जो आ रहा है इसको हम फिर रिटर्न कर देते हैं उस मेथड को जो इसे कॉल कर रहा होगा। तो हम ये में से login.jsx से कॉल कराएंगे। तो ये ऑन सबमिट वाला मेथड हो गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, लॉगिन लिखूँगा तो शायद से ऑटोमेटिकली हमें सजेस्ट कर ही रहा है ऑथ एक्शन उठाने के लिए। उठा लिया, हमने मॉडल एज अ पैरामीटर पास कर दिया, डॉट देन किया, रिस्पॉन्स आ गया। पहला आपका आएगा रिस्पॉन्स, दूसरा आएगा आपका एरर वाला, रिजॉल्व और रिजेक्ट वाला। तो अगर एरर आती है तो आप उसको दिखाएंगे अलर्ट, या अगर आपको कुछ और यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी एरर आती है तो एरर के अंदर एक मैसेज नाम का एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर वो आपकी डिटेल्ड एरर आ जाती है कि एरर क्या आई थी, ठीक है। पर अगर एरर नहीं आती है तो क्या करना है, मतलब अगर कुछ ऐसी एरर नहीं आती है नेटवर्क रिलेटेड या फिर सर्वर रिलेटेड, तो उस टाइम पे क्या करना है, तो जो मैंने API इंप्लीमेंट करी हुई है पहले आपको दिखाया था उसका रिस्पॉन्स आता क्या है, फिर आपको दिखाऊंगा आगे। मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ ताकि जब इसका रिस्पॉन्स आए तो हम इसे देख पाएँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये हो गया। ब्राउज़र के अंदर वापस से आते हैं, ये मैंने डाला हुआ है पासवर्ड। यहाँ पे मैं आता हूँ सोर्स के अंदर और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ये डिबगर के अंदर आ गया। अब हुआ क्या था, देखो यहाँ पे एक नेटवर्क की कॉल गई है, लॉगिन वाली ये गई है लोकलहोस्ट 8080। मैंने अपना ऑलरेडी सर्वर चला रखा है, तो ये गया सर्वर पे, इस एंड पॉइंट पे गया लोकलहोस्ट 8080 v1 auth लॉगिन। यही आप देखेंगे तो यही हमारा एंड पॉइंट का नाम था, सॉरी ये रहा एंड पॉइंट का यूआरएल हमारा अल्टीमेटली यही बन जाता है, क्योंकि env के अंदर हमने यही डाला था पाथ लोकलहोस्ट 8080/v1/auth/login। जो दूसरा पैरामीटर था वो था मॉडल हमारा, है ना। यूआरएल तो हो गया कवर यहाँ पे, और जो मॉडल था वो अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट पेलोड के अंदर दिख जाएगा। ईमेल ये था, पासवर्ड था, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड डाला हुआ था मैंने। तो क्या ये यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स मिल गया। अब यहाँ पे ये दिखाएगा नहीं क्योंकि ये डिबगर में अटका हुआ है। यहाँ पे अगर मैं होवर करूँगा दिखा देगा। देखिए रिस्पॉन्स मेरे पास क्या है, एक तो टोकन आया है, एम्प्लॉय का आईडी आया है, एम्प्लॉय का नाम आया है और परमिशन आई है, परमिशन आईडीज़ आई है और टोकन आया है, ठीक है। ये 4 चीज़ें आई हैं। साथ में एक एरर का ऑब्जेक्ट भी आता है। तो नॉर्मली क्योंकि मैंने एरर का अपना एक ये एट्रीब्यूट बाहर बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली चेक लगाता हूँ कि अगर एरर के अंदर कुछ है तो एरर दिखा दो, अदरवाइज़ मैं ये मान के चलता हूँ कि भैया सब चीज़ें ठीक से रिजॉल्व हो गई हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ res.error एग्जिस्ट करती है अगर, जो कि अभी नहीं कर रही है, तो मैं बोलता हूँ अलर्ट दिखा दो ये, एल्स हम करेंगे, एक सेकेंड, एल्स हम करेंगे ये रहा,
एल्स हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर ऐसे करेंगे डी स्ट्रक्चर कॉन्स्ट, इसके अंदर हमने क्या क्या देखे थे, क्या क्या पैरामीटर आ रहे थे। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो रिस्पॉन्स के अंदर, रिजल्ट के अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, परमिशन आईडी, टोकन, मैं चाहूँ तो यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे इक्वल्स टू res.result डी स्ट्रक्चर कर लेंगे। इसके अंदर से एक एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, एक नाम आ रहा है, एक परमिशन आईडी आ रहा है और एक टोकन आ रहा है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आ रही हैं। अब नॉर्मली जब भी हम ये रेसिपी की बात करते हैं, तो जब भी ऐसे ही कुछ चीज़ हमारे पास नॉर्मली टोकन वाली अगर मेथड अप्रोच की बात करते हैं लॉगिन के लिए, तो हम हमेशा इसे कहीं ना कहीं लोकली स्टोर कराते हैं इस टोकन को। तो हम लोकल स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, सेशन स्टोरेज यूज़ करते हैं और कुकीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के एग्जांपल के लिए लोकल स्टोरेज यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कर दूँगा सेट आइटम, पहला पैरामीटर होता है की, तो हम की का नाम देते हैं टोकन। सेकंड आ जाएगा हमारा जो टोकन की वैल्यू थी वही आ जाएगी टोकन। ठीक है, की वैल्यू पे रहे स्ट्रिंग के बेसिस में, स्ट्रिंग की तरह सेव करता है, तो ये ध्यान रखिएगा जो भी डेटा सेंड जाएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव होगा। दूसरा जो चीज़ है हम उसमें डाल देंगे यूज़र डिटेल। तो यूज़र डिटेल का हम कस्टम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे एम्प्लॉय आईडी, नेम, परमिशन आईडी। तो जो हमारा सेकंड वो है स्टोरेज आइटम, उसके अंदर हमने पूरी की पूरी यूज़र डिटेल डाल दी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसे पुश कर देंगे अगले पेज पे। इसके लिए क्या होता है, हिस्ट्री डॉट पुश नाम का मेथड होता है। ये मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री react.dom से निकाला हुआ है। हम इसे डैशबोर्ड पे भेज देंगे। डैशबोर्ड, ये जो हिस्ट्री नाम का ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल है, ये मैंने यूज़ हिस्ट्री से निकाला हुआ है, ये जो होता है यूज़ हिस्ट्री नाम का react.dom के अंदर। ठीक है, याद देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम अभी डैशबोर्ड वाले पेज पे पुश हो जाएंगे। तो मैं वापस ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ, इसका डिबगर को आगे जाने देता हूँ, वापस F12 दबाता हूँ। ठीक है, मैं वापस से यहाँ पे ये लिखता हूँ ईमेल आईडी, पासवर्ड में वापस से पासवर्ड डालता हूँ, कंसोल को क्लीन करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। देखिए डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, नेटवर्क कॉल गई होगी हमारी, देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए लॉगिन की नेटवर्क कॉल गई थी, जो कि स्टेटस 200 आया नहीं, सक्सेसफुल रही। ठीक है, ये रिस्पॉन्स आया था और इसको यूज़ करके हमने इसको आगे ले गए। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज में डेटा डाला था वो भी यहाँ पे दिख जाएगा, आई गेस दिखा देता हूँ। ये रहा टोकन। ठीक है, तो ये हमारा अभी फोकस है नहीं, पर अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमें फेच करवाना है डेटा। तो डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ मैं। डैशबोर्ड पे हमने गेट कॉल लगानी है, तो इसके लिए मैंने यूज़र एक्शन नाम का अलग से फाइल बनानी है। ऑथ एक्शन से हमारा ये वाला काम खत्म हो गया। एक नई फाइल बनाते हैं यूज़र एक्शन .js नाम की। इसमें भी हम करेंगे import axios from axios। ये हो गया। एक सेकेंड मैं ज़रा रेफर कर लूँ, मैं कुछ मिस ना कर रहा हूँ। हाँ, सेकंड जो है हमारा वो होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। एक मेथड है, ये मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, ये क्यों यूज़ में करते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये है ऑथ हेडर के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लोकल स्टोरेज में जो हमने टोकन सेट कराया था उसे फेच कराते हैं पहले, और इस टोकन को एक हेडर नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर एक हेडर्स नाम का एट्रीब्यूट डालते हैं और उसके अंदर फर्दर एक और एट्रीब्यूट बनाते हैं ऑथराइजेशन का, उसमें ये टोकन को सेट कराते हैं और रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, ये एक हेल्पर मेथड है या यूटिलिटी वाला मेथड है, वो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, इसका अभी ऐसा कुछ यूज़ नहीं है, पर जब हम API कॉल करेंगे, जैसे मैं करता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट लिस्ट नाम की कॉल है मेरी API की। इसमें मैं 2 पैरामीटर भेजता हूँ, एक भेजता हूँ पेज, एक भेजता हूँ लिमिट। ठीक है, तो इसका अगेन वही URL की कहानी वही होगी जो हमने पहले बनाया था। मैं यहाँ पे ऑथ एक्शन पे जाता हूँ, ये पूरी चीज़ वापस से नहीं लिखनी पड़ेगी, हम सीधा कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, पर जो इसकी राउट है वो है हमारी यूज़र के अंदर लिस्ट क्वेश्चन मार्क P = $पेज एंड L = $लिमिट।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैं कॉल लगाऊंगा एक्सियोस की लगाऊंगा गेट कॉल। तो जब भी आप गेट कॉल लगाते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ एडिशनल अगर पैरामीटर पास करने हैं तो आप क्वेश्चन मार्क के साथ ये डाल सकते हैं पैरामीटर्स। तो जैसे पेज था, पेज को मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया और लिमिट को एल से कर दिया, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, अगर वैल्यू सेट करनी हो तो पी इक्वल्स टू जो वैल्यू आपको भेजनी है, एंड लगाएंगे तो आपको मल्टीपल अगर पैरामीटर ऐड करने हैं, इन्हीं क्वेरी पैरामीटर्स बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेरी पैरामीटर्स ऐड करने हैं सबसे पहले यूआरएल में, तो आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे। एक ऐड करना है तो आप पे इक्वल्स टू वैल्यू डाल देंगे, जैसे पेज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे सपोज बना जाएगा पहली बारी में। और आपको और पैरामीटर्स ऐड करने हैं तो एंड एल इक्वल्स टू कुछ। इसके बाद अगर और पैरामीटर ऐड करने होंगे तो एंड वापस ही लगाएंगे, या एम्परसेंड वाला एंड, और कुछ पैरामीटर ऐड करें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमें मेथड कॉल कराना है वो कराना है हमें एक्सियोस डॉट गेट। बेसिकली हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूज़र्स मंगाना चाहते हैं कि कौन कौन से यूज़र्स थे हमारे पास। जैसे हमारे डैशबोर्ड वाला पेज है तो हमारे पास लिस्ट आनी चाहिए जहाँ पे उनका आईडी, सीरियल नंबर आएगा, नेम आएगा, एम्प्लॉय आईडी का, रोल आएगा। तो यहाँ यूज़र्स की लिस्ट चाहिए तो गेट कॉल लगेगी यहाँ पे। ठीक है, एक्सियोस डॉट गेट हो गया, यूआरएल हो गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए ये गेट ऑथ हेडर वाला। ठीक है, ये क्यों है वही बताता हूँ। यहाँ पे भी रिस्पॉन्स आ जाएगा आपका, ऐसे करिए और रिटर्न करा दिए। यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग गणित लगाना नहीं है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके रिटर्न कर दीजिए। जब भी रिस्पॉन्स आता है उसके अंदर डेटा एट्रीब्यूट होता है, उस डेटा के अंदर फिर हमारा एक्चुअल जो डेटा API से आया होता है वो होता है। तो इसलिए हम हमेशा यहाँ से रिस्पॉन्स और डेटा रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, गेट ऑथ हेडर क्या है, गेट ऑथ हेडर बेसिकली जो हमने टोकन सेव कराया है अपने लोकल स्टोरेज में या फिर अपने UI में, वो हम फेच कराते हैं। तो ये बेसिकली हम वेरीफाई करवाने के लिए कराते हैं कि जो यूज़र इस रिक्वेस्ट को भेज रहा है वो असल में वही यूज़र है जो हमारे सिस्टम का हिस्सा है, या फिर कोई भी ऐसे, क्योंकि ये तो की URL है, कोई भी इस URL को उठा के रैंडमली हिट मारना शुरू कर देगा। तो ये अननेसेसरी के एनोनिमस यूज़र हिट ना करना शुरू कर दें सर्वर को, तो उससे बचाने के लिए हम यहाँ पे टोकन डालते हैं। और साथ ही अगर आपको इस यूज़र से रेलेवेंट कुछ डेटा चाहिए, जैसे कि इस यूज़र का अगर सपोज हम प्रोफाइल पेज खोलते हैं, है ना, अगर प्रोफाइल पेज की हम अगर API को हिट मारेंगे तो हमें कैसे पता पड़ेगा किस यूज़र के प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन हमें लेके आनी है। सपोज़ करिए आप फेसबुक का पेज खोलते हैं और फेसबुक के पीछे अगर अपने प्रोफाइल पे जाते हैं तो API को कैसे पता पड़ेगा कि कौन है जिसने ये रिक्वेस्ट करी है API की। क्योंकि नॉर्मली जब भी आप प्रोफाइल पेज की API हिट करेंगे, नॉर्मली जब आप खुद ही बनाएंगे तो यूज़र/प्रोफाइल बना देंगे, उसके आगे आप कुछ पैरामीटर ही भेजते हैं, सिर्फ यूज़र/प्रोफाइल करके आप लिख देंगे, आप ऐसा कर देंगे। कायदे से ये होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कैसे पता पड़ेगा किस यूज़र ने रिक्वेस्ट करी। नॉर्मली एक यूज़र ID एसोसिएटेड होगा आपके रिकॉर्ड के साथ डेटाबेस के अंदर, आप ID तरह से भेज नहीं रहे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये टोकन के अंदर से आपका यूज़र ID फिगर आउट किया जाता है। और टोकन इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी इस टोकन में 1 2 3 लिखे और किसी का भी डेटा API के थ्रू मंगवाना शुरू कर दे। तो ये इनक्रिप्टेड भी होता है और थोड़ा सेफ हो जाता है मामला पूरा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे क्वेरी पैरामीटर्स हो गए। टोकन का हम यूज़ क्यों करते हैं बता दिया। डैशबोर्ड पे जाते हैं, इस API का कॉल लगाते हैं। तो इस API कॉल जो है ना आपका यूज़ इफेक्ट के अंदर आएगा, जो आपका डिड माउंट का रिप्लेसमेंट है हुक्स के अंदर। तो आप यहाँ पे आइए, गेट लिस्ट करके नाम था उसका, ये देखिए ऑटोमेटिकली सजेशन आ गया हमारे पास। इसमें 2 पैरामीटर थे, एक था पेज, एक था लिमिट। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है, पेज 1 है, लिमिट 10 है। ठीक है, आप पेजिंग लगाएंगे, मतलब एक्चुअली मैंने पेजिंग लगा रखी है, लगानी थी तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पेज और लिमिट लिया हुआ है। अदरवाइज़ आप चाहें तो एक साथ भी मंगा सकते हैं और चाहें तो पेज और लिमिट भी लगा सकते हैं। रिस्पॉन्स आ गया, इस रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे अगेन, क्योंकि हमने यहाँ पे एरर वाली कहानी इंप्लीमेंट करी हुई है तो मैं कर सकता हूँ इफ रिस्पॉन्स डॉट एरर अगर एग्जिस्ट करती है तो अलर्ट दिखा दो, रिस्पॉन्स डॉट एरर एल्स। यहाँ पे हम कर सकते हैं सेट लिस्ट। ठीक है, एक सेट लिस्ट का मेथड बना रखा है लिस्ट के लिए और टोटल का बना रखा है टोटल के लिए। अभी क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट जैसे लॉगिन के लिए था, पर इसके अंदर मेरे पास एक लिस्ट नाम का एट्रीब्यूट आता है। कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एक आता है सेट टोटल, कि टोटल कितने मैचिंग रिकॉर्ड मिले उसके लिए मेरे पास एक टोटल नाम का एट्रीब्यूट आता है। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद और तो कुछ नहीं करना, एक बार देखते हैं पेज पे कुछ आया, डेटा नहीं आया, रिफ्रेश करते हैं से। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग देन। ठीक है, तो ये हमारा गेट लिस्ट पे रिस्पॉन्स फट गया, हमें रिटर्न नहीं कराया हुआ शायद से, देखते हैं। हाँ देखिए रिटर्न नहीं कराया इसलिए फट गया यहाँ पे।
यहाँ पे रिटर्न आएगा। अब अगर मैं API को आगे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको डेटा दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका डेटा आ रहा है यहाँ पे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ नाम के ऊपर, तो नाम के ऊपर क्लिक करने पे हमें डिटेल पेज खोलना है। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ यहाँ पे बाइंड कराई है, मैं दिखा देता हूँ एक बारी। मैं डैशबोर्ड पे गया, ये एरर वाला ब्लॉक हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये डिबगर भी हटा देता हूँ। मैं डैशबोर्ड पे गया, डैशबोर्ड पे मैंने यहाँ पे लिंक डाला हुआ है ऑलरेडी डिटेल पेज पे जाने का। ठीक है, ये लिंक टैग यूज़ किया हुआ है मैंने यहाँ पे, डिटेल item.id डाला हुआ है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा डिटेल वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, ये डिटेल पेज खुल गया, पर यहाँ पे क्योंकि मैंने API बाइंड नहीं कराई है तो इसलिए डेटा यहाँ पे बाइंड नहीं हुआ है अभी। तो अब एक काम करेंगे, हम डिटेल वाले पे भी API बाइंड करा लेते हैं। तो हाँ, ये भी अगेन यूज़ इफेक्ट के अंदर ही आएगी। आप यहाँ पे आइए, और उससे पहले हम एक गेट डिटेल वाली API भी यहाँ पे बना लेते हैं। गेट लिस्ट बनाई रखी थी, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसका नाम रखते हैं गेट डिटेल, इधर रखते हैं यूज़र ID, यहाँ पे आ जाएगा यूज़र हाइफन डिटेल मैंने बनाया हुआ एंड पॉइंट। और वैसे यूज़र ठीक है, वैसे यूज़र ID की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैं ये टोकन उठा रहा हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ UID, इसका नाम रख देता हूँ, और ये यूज़र ID एज अ पैरामीटर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इस API को हम यूज़ करते हैं अपने डिटेल वाले पेज पे। ये हमें अगेन यूज़ इफेक्ट के अंदर ही करना पड़ेगा। इसका नाम था गेट डिटेल, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज़र ID मैंने ऑलरेडी यहाँ से निकाल लिया पैरामीटर में से यूज़र ID, और जो आपका पैरम्स है ये आपका यूज़ पैरम नाम का हुक होता है, रिएक्ट ऑटोडॉम से उससे मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हम पास कर देते हैं यूज़र ID डॉट देन भी लगा देते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स जो आएगा उसको सेट करा देंगे डिटेल के अंदर, तो जाएगा सेट डिटेल। यहाँ पे आप डाल सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट था क्या, एक मिनट चेक करके बताते हैं। हम थे डिटेल पेज के ऊपर, डिटेल पेज ये रहा। ठीक है, ये रहा डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे सेट डिटेल के अंदर रिस्पॉन्स और रिजल्ट आ जाएगा। सही है, ये लिखा था, सही लिखा हुआ है। एक चीज़ और कर रहे हैं यहाँ पे ना, हमें क्योंकि फॉर्म अपडेट भी करवाना है, यूज़र की डिटेल अपडेट करवा के दिखानी मुझे, तो मैंने 2 स्टेट वेरिएबल और ले रखे हैं, नेम और एम्प्लॉय ID का। हम बस अभी डी को अपडेट करा के दिखाएंगे, तो इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सबसे पहले करता हूँ सेट नेम की, सेट नेम, ये आपको मिल जाएगा रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट डॉट नेम के अंदर, और एक आपका एम्प्लॉय ID, ये आपका एम्प्लॉय ID के अंदर मिल जाएगा। इसका नाम है सेट एम्प्लॉय ID। ठीक है, और वो यकीन जो हमारा इफ एल्स वाली जो ब्लॉक होती है, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट एरर एग्जिस्ट करता है तो अलर्ट दिखा दो रिस्पॉन्स डॉट एरर नाम का, एल्स जो नॉर्मल आपका डेटा जो आप फैच कर रहे हो वो फैच करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, गेट डिटेल नाम की पेज ने बनाई थी, देखते हैं डेटा आ रहा है नहीं आ रहा हमारे पास। यूज़र में यूज़र डिटेल नहीं है, एक मिनट में इतना शायद एंड पॉइंट गलत ले लिया है। यूज़र डिटेल UID सिर्फ डिटेल है, मैंने यूज़र डिटेल लगा दिया है, सिर्फ डिटेल है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, ये डिटेल वाली कॉल की थी। पैरामीटर में हमारे पास जो ID था यूज़र का 1 था, ये जो यहाँ पे आ रहा है यही आता पैरामीटर क्या था, है ना, क्वेरी स्ट्रिंग। इससे पोस्ट मेथड नहीं होता था, फॉर्म डेटा नहीं जाता है, सिर्फ आपका एक क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर जाता है, UID क्या था। और रिस्पॉन्स पे हमें रिजल्ट मिला, उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं मेरे पास, और साथ में स्टेटस आ रहा है 200 का, और एरर कुछ नहीं है, नल आ रही है। ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लास्ट जो चीज़ रह गई वो होगी पुट कॉल वाली, अपडेट करवाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये मैं टेस्टिंग के लिए इसे 2 कर दिया था, इसी को रिवर्ट कर देते हैं और इसको 10 कर देंगे। ठीक है, उसको सबमिट कराएंगे तो हमारा डेटा अपडेट होना चाहिए ना पुट कॉल के साथ में, तो यानी पुट कॉल की API डालनी है। तो यहाँ पे हमें एक अपडेट वाली एक और हमें बनाना पड़ेगा एंड पॉइंट। एक सेकेंड मैं देख लूँ क्या है। नीचे आता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट डिटेल्स का नाम रख देते हैं। अगेन ये पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट लेगा, तो यहाँ पे डाल देते हैं मॉडल। ठीक है, URL आपका ये हो जाएगा, पर ये हो जाएगा हाँ यूज़र अपडेट डिटेल। अब क्वेरी पैरामीटर नहीं, क्योंकि हम मॉडल पास करेंगे इसको। रिटर्न एक्सियोस डॉट पुट, इसका पोस्ट नहीं, इसका पुट जाएगा। पहला पैरामीटर URL हो गया, दूसरा आपका मॉडल हो गया, और तीसरा आपका गेट ऑथ एड्रेस जो फंक्शन था वो हो गया। ये बेसिकली ऑथेंटिकेट करवाने के लिए है कि कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है इसकी। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट एंड डेटा। ठीक है, अगर गेट ऑथ एड्रेस देंगे तभी हमें पता पड़ेगा किसने रिक्वेस्ट जनरेट करी थी किसी यूज़र की डिटेल अपडेट करवाने के लिए, वो हमें इसी से फिगर आउट होता है। ठीक है, इसमें पास करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसको कोई भी टैम्पर कर सकता है। ऑथ एड्रेस के अंदर टोकन जाता है, टोकन को टैम्पर करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम ऑथ एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, अब इस अपडेट डिटेल मेथड को हमें कॉल कराना है हमारे डिटेल वाले पेज पे। तो इसके लिए अपडेट डिटेल का मेथड मैंने ऑलरेडी बना ही रखा था। ये फॉर्म कैसे बना है मैं पहले आपको वो भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। मॉडल में पास करता था पैरामीटर, एंड देन रिस्पॉन्स और एरर। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म हमने कैसे बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यूज़ इफेक्ट करके, यानी और इसका डिड माउंट होता है जो उसके अंदर, उसको यूज़ करते हुए हमने डिटेल फेच करा ली यूज़र की। ठीक है, जिसका हमने यूज़र ID फेच कराया था हिस्ट्री में से, ये पैरामीटर में से react.dom का यूज़ पैराम जो हुक्स होता है उसमें से हमने params.id करके यूज़र ID फेच करवा लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 स्टेट वेरिएबल लिया हुआ है, डिटेल, एक नेम और एक एम्प्लॉय ID। अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, पर मैं कुछ और अकम्प्लिश कर रहा था, इसलिए मुझे ये स्टेट डिटेल लेना पड़ा था। ठीक है, तो वैसे आप नेम और एम्प्लॉय ID से काम चला सकते हैं, पर वैसे मैंने 3 लिए हुए हैं, डिटेल, नेम और एम्प्लॉय ID। फिर एक ऑन अपडेट मेथड बनाया हुआ है, ऑन अपडेट मेथड, ये हम अभी यूज़ करेंगे अपडेट करवाने के लिए। उसके अंदर ये यूज़ फैक्ट उसके अंदर आता है, ये जब गेट डिटेल कॉल होती है तो डिटेल मैंने सेट करा दी, नेम सेट करा दिया, एम्प्लॉय ID सेट करा दिया। ये मेरा नीचे का फॉर्म है। अगर डिटेल अनडिफाइंड होती है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट लोडिंग वाला मैसेज होता है। अगर डिटेल अनडिफाइंड नहीं है तो फिर हमारी फॉर्म टैग बनता है। फॉर्म टैग ले रखा है मैं सबसे ऊपर, इसके अंदर मैंने ये ऑन अपडेट डिटेल नाम का मेथड कॉल करा हुआ है ऑन सबमिट पे फॉर्म के। एक गो बैक का बटन है इसके अंदर, जिस पे क्लिक करेंगे तो वापस डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। 2 इनपुट टाइप ले रखे हैं, एक नेम के लिए और एक एम्प्लॉय ID के लिए। ठीक है, एक में एम्प्लॉय ID है और एक में आपका नेम वाला स्टेट वेरिएबल लिया हुआ है। ऑन चेंज मेथड भी यहीं लगाया हुआ है। एक सबसे नीचे सबमिट बटन बनाया हुआ है, ताकि जब भी फॉर्म सबमिट करें तो हमारा फॉर्म ये पोस्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे मैं डिबगर लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। अपडेट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ये शायद से हमने कॉल कराया नहीं पे। ऑन क्या नाम है इसका, ये पे अपडेट डिटेल। ठीक है, ये हो गया। अब वापस से कोड के अंदर आते हैं। अब इसका नाम 2 था, इसको हटा के इसे हटा देते हैं और इसको एम्प्लॉय 10 कर देते हैं। यहाँ देखते हैं कॉल जानी चाहिए हमारी अपडेट वाली। सबमिट किया, ये अपडेट की कॉल गई थी, इसका रिस्पॉन्स वापस आ गया और रिस्पॉन्स में आपके पास 200 आ रहा है। और देखिए यहाँ पे नाम में हमारे जो आगे 2 लगा था वो हट गया और एम्प्लॉय ID में हमारा 0 पेंड हो जाना चाहिए, 0 पेंड हो गया है। ठीक है, और सबमिट वाली कॉल कैसी गई थी वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये थी कॉल का मेथड जो था वो पुट था, ये हमारा URL था, और जो पेलोड था या फिर जो डेटा था वो था एम्प्लॉय ID।
आईडी और नेम। आईडी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, पर आईडी नॉर्मली हमें एक फील्ड ऐसी रखनी पड़ती है हमें जो कि कांस्टेंट हो, जो कि चेंज ना हो। नहीं तो अगर हम एम्प्लॉय आईडी या ईमेल आईडी के बेसिस पे चेंज करना या अपडेट करना स्टार्ट कर देंगे तो उसके दो तीन इम्पैक्ट होते हैं। एक तो अगर इतना बड़ा ईमेल या नाम अगर या एम्प्लॉय आईडी लेंगे तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो डेटाबेस में जब आप चाहेंगे अपडेट कराने के लिए तो जो अपडेट क्वेरी है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स को कंपेयर करा के अपडेट कराना और सिंपल एक इंटीजर करके कंपेयर करके अपडेट कराना, तो इंटीजर वाला थोड़ा आपका फास्ट होता है, थोड़ा क्या काफ़ी फास्ट होता है। तो इसलिए नॉर्मली आपने देखा हर जगह पे टेबल्स में एक आईडी वाला कॉलम हमेशा मेंटेन किया जाता है। तो हमारी भी मोटी मोटी यहाँ पे अप्रोच यही थी, ठीक है। अब अगर मैं गो बैक करूँगा तो यहाँ पे देखिए नाम मेरा अपडेट हो गया है। वापस इसको मैं इसका बस ये चेंज करते हैं इस बार एम्प्लॉय आईडी, वापस से 1 कर दिया और सबमिट करता हूँ। ये रिस्पॉन्स आ गया, सबमिट भी हो रहा है। गो बैक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी वापस से मेरा 1 हो गया। आप चाहते तो यहाँ पे सबमिट होते ही यहाँ पे सीधा अलर्ट दिखा के या फिर टोस्ट दिखा के इसे डैशबोर्ड पे ले जाते हैं, पर अभी मैंने वो ऐसा किया नहीं, मैंने बस यहाँ पे ये डिबग ला के रिस्पॉन्स दिखा दिया है। तो आप भी कुछ कुछ ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप इसको और इम्प्रूव करना चाहें तो इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, डिलीट वाला हमारा मेथड रह गया। डिलीट नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी हम कुछ डिलीट नहीं करते सिस्टम के अंदर से। नॉर्मली एक फ्लैग मेंटेन किया जाता है टेबल के अंदर और उस फ्लैग को ट्रू या फॉल्स किया जाता है। अगर सपोज मैं बोलूँ कि मुझे यूज़र की डिटेल डिलीट करनी है तो मैं इसको सीधा डेटाबेस से डिलीट नहीं करूँगा। डेटाबेस में एक मैं टेबल में फ्लैग हमेशा मेंटेन करूँगा डिलीटेड करके या फिर इस डिलीटेड करके, और उसको मैं 1 या 0 रखता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट सबका 0 रहेगा यानी फॉल्स, और जैसे किसी को डिलीट करूँगा तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन ख़त्म होता है और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो स्पेसिफिकली तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट में डाल के बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।